प्राकृतिक संख्या है तो m से प्रारंभ होने वाली 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का पूछा है ना, तो पहला अगर m है तो दूसरा m प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे करके हम देखें तो कितना हो जाएगा, m प्लस 2 हो जाएगा, m प्लस 3 हो जाएगा और m प्लस 4 हो गया। कितने, 5 हो गए ना। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा ना। तो 5m प्लस 10 होंगे कि नहीं होंगे, 5m प्लस 10। इसका बोला है कि हाँ, तो बोला है कि प्रारंभ होने वाली 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत क्या है। तो औसत के लिए भाग कर देते हैं, 5 से भाग करेंगे, 5 कॉमन हो जाएगा। 5 जब कॉमन हो जाए तो 5 प्लस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मतलब 5 से भागोगे तो m बच गया, 5 से इसमें भाग हो गया तो 2 बच गया, अर्थात बटे 5, 5 से 5 कट गया। क्या आंसर आ रहा है, आगे ना बात समझ में, मतलब बात चीजें को समझ गए ना कि कैसे बनता है। अगर ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो ऐसे बनाना। आइए देखते हैं दूसरा। बोला है कि एक कंपनी के कर्मचारियों का औसत वेतन जो दिया हुआ है 20,000 है, ठीक है। औसत कंपनी, पूरे कंपनी के औसत वेतन कितने दिए गए हैं, 20,000, जिसमें से एक औसत दिए गए हैं 32,000 और बी के औसत दिए गए हैं 18,000। तो बोला है यदि समूह बी में 72 कर्मचारी है तो समूह ए में कितने कर्मचारी है, ये पूछा है। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो देखना पूरा ओवरऑल दिया रहे, अलग अलग दिया रहे, तो तुम एलिगेशन से बना सकते हो। एलिगेशन का मतलब होता है कि अनुपातिक मेथड से। तो इसमें तुम क्या है, तो तीनों में कॉमन 1000 देख रहे हो तो तीनों को काट दो, 1000 कट गया तो बच क्या गया, 20, 32 और 18, क्या बच गया। तो 20 वाले को तुम बीच में रखो और 32 वाले को यहाँ रख दो, 18 वाले को यहाँ रख दो। अब ये 18 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। मतलब 20 में से 18 जाएंगे तो 2 बचेंगे और 32 में से 20 जाएंगे तो 12 बचेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि 1:6 के अनुपात में कर्मचारी है। किस अनुपात में, अर्थात अगर ए कर्मचारी में ए गो है तो बी में 6 गो है, ए में ए गो है तो बी में 6 गो है, लेकिन बी में 72 गो दिया हुआ है तो ए में 12 का 6 का क्या गुना है, 12 गुना, तो 12 यानी 12 एकम 12 हो गया। अर्थात 6 यूनिट का मतलब 72 है तो 1 यूनिट का मतलब 12, और ए का एक ही यूनिट है ना, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, 12। आगे ना समझ में। तो जब भी ओवरऑल दिया रहेगा तो ओवरऑल वाले को हम बीच में लिख लेते हैं और यहाँ पर ए वाले को लिख दिए और यहाँ पे बी वाले को लिख दिए और एलिगेशन मेथड से हम इसको क्या कर दिए, निकाल दिए। आगे ना समझे, तो इस तरह से हम निकालेंगे। आगे देखो अगला क्या है, यहाँ बोला है कि अर्धवार्षिक रूप से दे 10% वार्षिक दर की अनुरूप प्रभावी वार्षिक। जब भी प्रभावी वार्षिक ब्याज दर निकालना हो, अर्धवार्षिक वाला बोला है कि 10% है तो प्रभावी वार्षिक दर क्या होगा, तो याद रखना इसको आधा कर देना। क्या कर देना, आधा। आधा कितना होता है, 5। तो निकालने का तरीका है 5 + 5 जोड़ 5 × 5 बटे 100, ऐसे निकालोगे आंसर आ जाएगा। ये प्रभावी दर हुआ, क्या हुआ, प्रभावी दर। आगे समझिए, प्रभावी दर इक्वल टू हो जाएगा 5 + 5 गुने आधा कर देना, आधा करने के बाद 2 बार जोड़ करके ऊपर 2 बार गुना करके 100 से भाग कर देना। इसको करोगे तो 5 5 आ जाएगा 10.25 आ जाएगा। भाग दोगे 25 में तो 100 से तो 2.5 मतलब 0.525 आएगा, तो उसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10.25। आगे समझे, चीजें समझ गए ना कि कैसे कैसे मतलब बोलते जाओगे, नहीं तो हमको समझ में नहीं आएगा कि तुम्हें समझ में आए। क्या करना है, मैं फिर से एक बार रिपीट करना हूँ। जब भी प्रभावी वार्षिक ब्याज दर पूछेगा, अर्धवार्षिक का दिया रहेगा, तो तुम आधा कर देना। आधा करने के बाद उसको 2 बार जोड़ लेना और जोड़ने के बाद 2 बार ऊपर गुना कर देना और 100 से भाग कर देना। इसी को ऐड करना है, 10.25 इसके आंसर हो जाएगा। चलो आगे क्या है, बोला है कि यदि किसी राशि का 25 वर्षों के लिए प्राप्त कुल साधारण ब्याज मूलधन का 5/8 है, मूलधन का 5/8 है, ब्याज जो है ना मूलधन का 5/8
8 है। तो वार्षिक भुगतान में किए गए ब्याज की दर क्या है, मतलब उस कितना इंटरेस्ट रेट से ब्याज का भुगतान करेगा। तो जब भी तुमको इस तरह के सवाल आए कि मूलधन का कितना कितना भाग है, तो मान लो कि मूलधन 8 है तो ब्याज 5 हो जाएगा। मूलधन 8 है तो ब्याज 5 हो जाएगा। ऐसे परिस्थिति में वर्ष कितने हैं, 25। तो तुम रेट बराबर याद रखना, रेट बराबर होता है कि SI गुने 100 अब बटे में होता है P गुने टाइम, ये होता है। तो बस इसी फार्मूला से तुम R को गणना कर सकते हो। ऐसे इस पर बैठाओगे तो SI कितना निकाले हो, 5, SI ही ब्याज होता है। और P कितना निकाले हो, 8, क्योंकि मूलधन 8 माने हो तो ब्याज क्या हो गया है, 5। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि 5 गुने 100 कर देना है, अब बटे 8 गुने 25 कर देना है। 25 से काटोगे तो 4 आ जाएगा, 4 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, अर्थात 5/2 का मतलब 2.5 होता है। 5/2 का मतलब 2.5, आंसर आ गया। इस तरह से हम बनाते हैं ऐसे सवाल। आगे समझ में। चलो अब यहाँ पे देख लो अगला, आगे क्या कहा है, 1 दर्जन जोड़ी जूते का अंकित मूल्य 72। यहाँ देखिए, ये 7200 रुपया जो है अंकित मूल्य है जो 1 दर्जन जोड़ी का। 1 दर्जन का मतलब हो गया 12, तो 12 1 दर्जन जोड़ी जूते का। अच्छा, 1 दर्जन जोड़ी का मतलब सीधे दर्जन बोलता तो जोड़ी नहीं बोलता, ये मिसप्रिंट लग रहा है यहाँ। अच्छा, इससे से हम निकाल रहे हैं, अगर 1 दर्जन का है तो 1 दर्जन, जोड़ी का मतलब है जोड़ा में मोजा होता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि 12 गो का दाम दिया है तो 600 एगो का दाम हो गया, मतलब 1 जोड़ा का दाम हो गया। अब 1 जोड़ा का दाम जब 600 रुपया है तो 20% इस पर क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। इसका मतलब है कि 80 रुपया लेगा वो, 80/100 लेगा। 80/100 लिया तो ये एगो का दाम हो गया। तो बोला 1440 में कितना जोड़ा खरीदाएगा, तो 1440 में कितना जोड़ा खरीदाएगा, तो कुल पैसा हो गया तुम्हारा 1440 और एगो का दाम हो गया तुम्हारा 600 गुने 80/100। अभी 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया, 18 8 कितना होता है, 144 होता है। अच्छा 3 18 यानी 3 वो खरीदाएगा, 3 जोड़ा खरीदाएगा। कितना जोड़ा खरीदाएगा, 3। आगे तक काटने का तो अपना तरीका है, ये ध्यान रखना है, मैंने जिस तरह से बताया है उसी तरीके से सोचना है। चलिए आगे देखिए, अगला 81 नंबर, 81 होगा ना, हाँ 81 होगा। यहाँ देखिए, बोला है एक दुकानदार के पास 2220 केजी चावल है। चावलों के एक भाग को 20% लाभ पर और शेष भाग को 12% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल मिलाकर 18% का लाभ होता है। तो मैंने क्या बताया है कि जब भी 2 गो भाग हो, एक कुल भाग का अगर परसेंटेज दिया हो, चाहे कुछ भी दिया हो, तो तुम कुल वाला को बीच में रख लेना, अर्थात 18 को तुम बीच में रख सकते हो, 20 को यहाँ रख सकते हो, 12 को यहाँ रख सकते हो। ये दोनों का अंतर कितने का है, तो ये दोनों का अंतर तुम्हारा है 6 का, और ये दोनों का अंतर कितने का है, 2 का। तो अर्थात ये काट देंगे तो 3 दूना 6 और 2 कम 2, अर्थात 3:1 आ गया। कितना गया, 3:1। अब बोला है दुकानदार के पास कुल चावल इतना है, तो कुल चावल हम अगर जोड़े तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 यूनिट का मतलब है, 4 यूनिट का मतलब है 2220। तो हमसे कितने यूनिट का पूछा है, बोला 12 वाला लाभ पर बेची गई मात्रा क्या है, मतलब जो 12% पर बेचा गया, तो 12% वाला का यूनिट कितना आ रहा है, 1। 3 1 है ना, तो 1 12 वाला का है और 20 वाला का 3 यूनिट है, तो टोटल मिला के 4 यूनिट है। 4 यूनिट का मतलब 2220 है, तो इसको हम आधा करेंगे तो 1110, और उसके बाद है 555 आ गया, 555। अब 555 जो है 1 यूनिट का मतलब है, लेकिन हाँ तो 1 यूनिट का ना पूछा है, 1 यूनिट का पूछा है, तो 1 यूनिट का हम निकाल दिए 555। आगे समझ में। तो क्या करना है, जब भी ओवरऑल मतलब यहाँ वाला कुल लाभ दिया है कि कुल यहाँ पे बोला है कुल मिलाकर 18% लाभ है, एगो 20% पर बेचता है, वो 12% पर बेचता है कुछ का, और कुल मिलाकर के 18%। तो ऐसे जब भी कुल वाला आ जाए तो याद रखना पहले हमको एलिगेशन मात्रा का निकाल लेना है। तो मात्रा का एलिगेशन 18 को हम बीच में रख दिए,
20 को यहाँ रख देंगे, 12 को यहाँ रख देंगे और ऐसे में हम घटा के निकालेंगे तो हमको निकलेगा 6 और 2 काट देंगे तो 3 और 1 हो जाएगा। 3 और 1 अर्थात टोटल कितना है, यहाँ पे टोटल मात्रा दिया हुआ है 2220, तो टोटल हमको कितना यूनिट आ रहा है, 4 यूनिट। 4 यूनिट का मतलब हो गया 2220। 1 यूनिट का मतलब हमको पूछा है तो 1 यूनिट का मतलब है काट देंगे तो 555, 4 से काट देंगे तो 555। अब देखो यहाँ बोला है कि ए अपनी आय का 18% बचाता है। ए अपनी आय का 18% बचाता है, उसी आय में 41% वृद्धि होती है और फिर वह उतनी ही राशि बचाता है, तो उसके व्यय में कितने % की वृद्धि हुई। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो 18% बचाने का मतलब है कि कोई 100 रुपया अगर कमाता है तो 18% बचाता है तो कितना खर्चा करता है, 18 रुपया खर्चा, 100 रुपया में 18 रुपया बच रहा है तो कितना रुपया खर्चा कर रहा है, 82 रुपया खर्चा कर रहा है और 18 रुपया बचा रहा है। 100 रुपया आय है, 82 रुपया खर्च है और 18 रुपया बचत है। लेकिन अब आमदनी में 41% की वृद्धि हुई, मतलब 141 हो गया। कितना हो गया, 141। अब 141 में वो बचा अभी भी 18 रुपया रहा है, तो इसका मतलब है कितना खर्चा कर रहा होगा, इसका मतलब खर्चा उसने बढ़ा लिया है। खर्चा कितना बढ़ा लिया, 18 कम कर देंगे इसमें से, तो इसमें से 18 करेंगे तो 123 रुपया अभी भी खर्चा। तो खर्चा बोला, खर्चा का कितना % बढ़ गया, तो पहले से था 82, अब हो गया है 123, कितना बढ़ गया, 41 बढ़ गया। 41 इसका घटाओगे तो 41 आएगा, 123 में से 82 घटाओगे तो 41 रुपया उसने खर्चा बढ़ा लिया है। तो परसेंटेज में हमको पूछा है कि कितना % बढ़ा लिया, तो बढ़ा कितना है, 41 रुपया। पहले से कितना था, 82 रुपया, इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुना कर लेंगे। जब 41 दूना 82, 2 से कट गया, 2 से काट देंगे 50% की वृद्धि हुई। कितना % की वृद्धि हुई, 50%। आगे समझ में। तो इस तरह से हमको खर्चा में बोला है कि व्यय में कितना % का वृद्धि हुआ, तो 50% का वृद्धि हुआ, क्योंकि 82 की जगह 1 के बार आ गया कितना, 123। ठीक है, आगे देखो, यहाँ बोला है कि 3 व्यक्ति है जो PQR वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः इतना इतना चाल से दौड़ता है। यह ट्रैक की लंबाई अगर 36 किलोमीटर है तो वे फिर शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। जब भी समय बाद मिलना होता है तब भी हम एलसीएम का कंसेप्ट पढ़े हैं कि एक साथ कल एलसीएम लेंगे, तो क्या हम 3, 4, 6 का एलसीएम ले लेंगे, तो नहीं, हमको समय का एलसीएम लेना है, क्योंकि समय पूछा है तो समय का ही एलसीएम चाहिए। तो समय अगर कोई 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, 36 किलोमीटर चलेगा तो 3 से भाग हो जाएगा तो 12 घंटा हो जाएगा। अगर कोई 4 से चलेगा तो 4 से भाग हो जाएगा, यहाँ पे 4 से अगर 36 में भाग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 से 36 में भाग, हाँ 4 से जब 4 से 36 में भाग हो जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 9। अगर 6 से भाग हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6, अर्थात 12 आ रहा है, 9 आ रहा है और 6 आ रहा है। ये तुम्हारा समय हो गया। इसका एलसीएम कितना होता है, 36। इसका एलसीएम निकालोगे तो 36 आएगा, और यही 36 घंटे बाद फिर से वो मिल जाएगा। 36 घंटे बाद क्या है, फिर से वो मिल जाएंगे। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा बी, कि 36 घंटे बाद जो है ना मिलेंगे। तो मिलने के लिए जब भी कहेगा तो कितने समय बाद, तो समय सबका हमको पता होना चाहिए। अलग अलग अगर समय पता है तो हम डायरेक्ट अगर समय बोलते हैं कि भाई ये इतने घंटे इतने घंटे लेता है, इतने घंटे लेता है, तो डायरेक्ट हम एलसीएम निकाल के कर लेते। लेकिन यहाँ पे स्पीड दिया था और दूरी दिया था, स्पीड दूरी से हमको समय आ जाता, तो समय निकाल करके कैलकुलेट में नहीं आ रहा है, एक देख करके बताएंगे। और यहाँ देखो, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति कम कर दिया जाए तो पूरे कार्य पूरा होने में 10 दिन अधिक लगेंगे। तो यहाँ बोला कुछ व्यक्ति, तो कुछ व्यक्ति का मतलब एक्स व्यक्ति कितने दिन में करते हैं, 90 दिन में। कितने दिन में, 90 दिन में। अब क्या करना है कि यदि 10 व्यक्ति कम कर दिया जाए, मतलब x में से 10 को काट लेंगे, तो 10 में से x में से 10 को घटा लेंगे। अब कितना दिन में पूरा हो जाएगा, 100 दिन में। 10 दिन अधिक लगेंगे, अर्थात 10 दिन 90 दिन में लग रहा था, तो अब 10 दिन ज्यादा हो जाएगा तो कितना होगा, 100 दिन ना होगा, तो 100 हो जाएगा इंटू में। अब 1 0 से 1 0 तो यहाँ कट गया, यहाँ बच गया 9x, और यहाँ 10 से गुना होंगे बराबर में 10x माइनस 100, 10x माइनस 100 होगा कि नहीं होगा। 10 से इसमें गुना हुआ तो 10x, और 10 से इसमें गुना हुआ तो 100। यह अर्थात कहने का मतलब है कि अब 10x माइनस 100 बराबर 9x हो गया, तो ये 10x इधर आ जाएगा, 10x
इधर आ जाएगा, तो जब 10x इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे हम, -x बच जाएगा, और बराबर में -100 है, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, अर्थात शुरू में 100 को लोग रहा होगा, कितना रहा होगा 100। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, यहाँ हमसे बोला कुछ व्यक्ति 90 दिनों में पूरा कर सकता है, व्यक्ति पता नहीं x मान लिए 90 लिख दिए। अब क्या कहा है कि 10 व्यक्ति कम कर दिया जाए, मतलब x में से 10 कम कर दिया जाए, ऐसे कम करने से 10 दिन अधिक लग जाएंगे, अर्थात 90 के बदले 100 लग जाएंगे, कितने लग जाएंगे 100, तो इंटू में हो गया 100। अब एक जीरो से एक जीरो तुम काट सकते हो, अब यहाँ पे 10 से इसमें गुना करो और 10 से इसमें गुना करो, तो मिल जाएगा तुम्हारा 10x माइनस 100, इधर हो जाएगा 9x। अब ये 10x में से एक 9x घट जाएगा तो 1x बचेगा, x बराबर कितना बच जाएगा 100, अर्थात x किसको माने थे, व्यक्तियों की संख्या को, तो व्यक्ति की संख्या कितने रहे होंगे पहले 100, ठीक है। 10 को कम करने के बाद कितने हो गए 90। यहाँ देखो आगे बोला है कि A किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, जबकि B उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। B से शुरू करते हुए यदि वे दोनों बारी बारी से हर दिन काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो ध्यान रखना कि A कितने दिन में कर सकता है 8 दिन में, B कितने दिन में कर सकता है 18 दिन में। शुरू कौन करता है 18 वाला, 18 लिख दिए और यहाँ 8 लिख दिए। दोनों का एलसीएम की बात करें तो दोनों का एलसीएम कितने हो जाएंगे 72 आ जाएंगे। अगर 18 से भाग करें तो 18 चौक 72 और 8 से भाग करें तो 8 नमा 72, अर्थात इसकी एक दिन की क्षमता 4 का है और B की क्षमता क्या है 4 का, एक दिन में 4 गो, और A की क्षमता क्या है एक दिन में 9 गो। तो दोनों अगर एक दिन B किया एक दिन A किया तो 2 दिन में कितना किया, क्या गो बनाया, क्या गो काम किया 13 गो, लेकिन काम कितना है 72 को, काम कितना है 72, काम 72 है लेकिन किए कितने एक दिन में 13, मतलब 2 दिन में 13, तो फिर अगले 2 दिन में 13। इस तरह से तुमको जोड़ना है, तो इस तरह से तुम जोड़ोगे तो 5 गुने 13 करोगे तो कितने हो जाएंगे 65, और 5 गुने 13 किए, इसका मतलब है कि 5 दिन दोनों किया, तो दिन कितना लग गया 10 दिन। 5 गुने 13 13 5 65 हो गए ना, अर्थात 5 दिन A किया होगा तो 5 दिन B किया होगा, 5 दिन B किया होगा, तो 5 दूना 10 दिन लग गया। क्यों लग गया 10 दिन, क्योंकि A जिस दिन करता था उस दिन B नहीं करता था, B जिस दिन करता था A नहीं करता था। ऐसे में सब अकेले अकेले किया तो 5 दिन वो किया 5 दिन वो किया, तो 13 5 65, 10 दिन लग गए कि नहीं लग गए, तो 65 काम तुम्हारा 10 दिन में समाप्त हो गया। बच कितना गया 7 काम बच गया, कितना काम बच गया 7। अब कौन करेगा 11वां दिन, कौन करेगा तो B करेगा, क्योंकि B ने शुरू किया था, तो 11वां दिन B किया तो 4 को न करेगा, तो 4 को और घट जाएगा, तो 3 को काम बच गया। अब कौन करेगा A करेगा, लेकिन A की क्षमता कितना 9 को करने का है, और करना कितना है 3 को, तो अर्थात समय कितना लगेगा तो 3/9 लगेगा, काट देंगे तो 1/3, 1/3, तो 11 दिन उधर था इधर 1/3, तो 11.1/3 आंसर होगा। आगे ना समझे, 11.1/3 कैसे आए, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। हमने बोला कि पहले क्षमता जानना है, 18 8 का क्षमता है, यहाँ पे 72 एलसीएम आएगा इन दोनों का, ये पूरा काम है 72 जो है ना पूरा काम है। देख लेते हैं एक दिन की क्षमता B का जो है, B का एक दिन का क्षमता 18 चौक 72 4 गो का है, A की क्षमता 18 8 नमा 72 9 गो का है। अगर 2 दिन काम करेगा तो 13 गो काम करेगा, मतलब 13 काम हो जाएंगे। काम कितने हैं 72, तो 2 दिन 2 दिन 2 दिन ऐसे करके जोड़ेंगे तो 10 दिन में हो जाएंगे 65 काम, ठीक है। 10 दिन में कितने काम हो गए 65, बच कितने गए 7। अब कौन B करेगा तो 4, तो 1 दिन और बढ़ गया, तो कितना बच गए 3। अब 3 काम कौन करेगा A, लेकिन उसकी क्षमता 9 का है, इसलिए 3 बटे कितना हो जाएगा 9, काट देंगे तो 1/3, 1/3 इसमें जुड़ जाएगा और तो कितना हो गया 10 1 11 11.1/3। क्लियर, समझ में आ गए। तो इस तरह से राइट आंसर इसका A हो जाएगा। आइए समझते हैं अगला। बोला है कि 40% दूध वाले घोल के 1 लीटर में 60 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो सबसे पहले 40% दूध है, तो इसका मतलब है कि 40:60 का अनुपात है, ठीक है। 100 में से 40 घटाएंगे तो 60 आएगा। 40 रेशियो कितना है
तो इसको एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 रेशियो 3 है। किस रेशियो में है? 2 रेशियो 3। तो 2 3 कितना हो गया? 5। अर्थात 5x में कितना 60 लीटर मिलाया जाता है। 5x में से 60 लीटर पानी मिला। तो इसमें 5x में क्या कर दिया हम? 60 लीटर। बोला x लीटर में 60 लीटर पानी मिलाया जाता है। घोल में 60 लीटर पानी, तो घोल कितना लीटर का है? 5x लीटर का, तो उसमें 60 लीटर मिला देंगे। तो अब जो है जल की सांद्रता कितना हो गई? 70%। जल की सांद्रता 70%। तो हम अभी निकाले थे 2x और 3x। तो जल था 3x, जल 3x था ना पहले से। दूध 40% था तो इसलिए 3x था। अब ऐसे परिस्थिति में तुम देखो कि 3x में 60 जुट गया और 5x में भी 60 जुड़ गया, तब जाके 70/100 बन गया। ये सांद्रता जो है ना 70% का मतलब 70/100 बन गया। अब तुम इसको काट सकते हो, यहाँ 60 होगा। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब यहाँ देखो कि अगर 10 से तुम इसमें गुना करोगे तो 7 से इसमें गुना करोगे तो कितना आ जाएंगे? 35x प्लस 420, और इधर आ जाएगा 10 तिहाई 30x और प्लस 600। होगा कि नहीं होगा? तो 30 इधर चलाएगा और 420 इधर चलाएगा, तो 420 इधर से आएंगे और 30 इधर आएंगे, तो कितने बन जाएंगे? इधर बचेगा 420 घट जाएगा तो 180, और इधर कितने हैं? 5x बराबर 180 हो गया। अच्छा, अब बोला है कि x का मान बताइए। x किसको माने हैं? घोल को। और घोल 5x ऑलरेडी हम मान चुके हैं। 5x माने ना, 3x दूध का, 2x दूध का, 3x क्या है? तो टोटल घोल की मात्रा क्या है पूछा है, तो घोल की मात्रा 5x है और 5x बराबर ऑलरेडी 180 आया। आगे नहीं समझे? अगर इसमें पानी का मात्रा पूछता तो हम पहले x का मान निकालते, 180 से भाग करते 36 आ जाता, 36 दूना 72 और 36 तिहाई 108 तुम्हारा पानी है और 72 दूध है। टोटल की मिला करके 180। तो यहाँ हमको 1 लीटर का पूछा है कि 1 लीटर घोल, तो 1 लीटर घोल कितना है? 180 हो गया। आगे समझ में? चलो आगे देखो, यहाँ क्या बोला है कि 3 साझेदार PQR इस प्रकार लाभ साझा करते हैं कि P के हिस्से का 4 गुना, Q के हिस्से का 5 गुना, R के हिस्से का 8 गुना के बराबर है। जब भी ऐसे सवाल है ना कि इसका इतना गुना, उसका उतना गुना, उसका उतना गुना बराबर है, तो तुम क्या करना, उसका रेशियो निकालने के लिए 1/4 कर देना, रेशियो 1/5 कर देना, 1/8 कर देना। सब का एलसीएम आएगा 40। कितने आएंगे? 40 से इसमें गुना होगा तो 10 आ जाएंगे काट के, 40 से इसमें गुना होगा तो 8 आ जाएंगे काट के, 40 से इसमें गुना होगा तो 5 आ जाएंगे। 10 8 5 इसका आंसर होगा। बस इसका कुछ नहीं करना। आगे समझे? बस इसका आंसर राइट कौन सा हो जाएगा? 10 8 5। तो इस तरह से हम ऐसे सवाल बनाते हैं। आगे देखो, यहाँ बोला है कि एक बल्ले और गेंद की कीमत का अनुपात दिया है। बल्ले की कीमत गेंद की कीमत से कितना है? 380 रुपया ज्यादा है। तो अनुपात दिया है, अर्थात कहने का मतलब है कि 9x रुपया बल्ला का कीमत हो गया, गेंद का कीमत 5x रुपया है। दोनों का बोला है कीमत से 380 रुपया अधिक है। इसका मतलब कितना यहाँ ज्यादा लग रहा है? यहाँ अगर घटाए तो कितना ज्यादा लग रहा है? 4x, अर्थात 4x बराबर है 380। काट देंगे तो कितने बच जाएंगे? 95 आ गया ना। मतलब 1 यूनिट का मतलब 95 है। हमसे बोला है गेंद की कीमत बताइए। गेंद का कितना यूनिट है? 5 यूनिट। गेंद का यूनिट क्या है? 5, क्योंकि बल्ले का यूनिट 9 है और गेंद का यूनिट क्या है? 5। तो हमको 1 यूनिट का मतलब आ गया है 95, तो 5 यूनिट का मतलब क्या होगा? तो 95 में 5 से गुना, 50 25, 5 9 45 और 2 47। आगे समझिए कितने आ जाएंगे? 4 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ क्या बोला है? यहाँ बोला है कोण ए का मान ज्ञात करना है। कोण ए का मान ज्ञात करना है। तो ये ध्यान रखो कि ये 7 है तो ये 8 है, ये 7 है तो ये 8 है। इसका मतलब कोण ए बराबर है कोण पी। ठीक है, दो साइड जब आपस में बराबर हो तो इसका मतलब है एंगल भी बराबर हो जाए। दो साइड आपस में बराबर तो तीसरा साइड अपने बराबर हो गया, और जब तीसरा साइड बराबर हो गया तो सर्वांगसम हो गए, और सर्वांगसम हो गए तो एंगल जो है ना दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इस एंगल का मान कितना है? 2x, और इस एंगल का मान क्या है?
x प्लस 20। अगर ये x इधर आ जाएगा तो घट के कितना आ जाएगा, x से ना आएगा, x बराबर कितना आ गया 20, x बराबर 20। लेकिन एंगल ए कितना है 2x, तो x 20 है तो 2x कितना होगा, आगे समझ में, आगे नहीं समझ में। इस तरह से हम बनाते हैं। यहाँ देखो इसमें क्या है साइन 75, याद रखो साइन 75 पूछेगा तो उसका वैल्यू जो होता है, ये वैल्यू याद रखना, √3 प्लस 1/2 होता है। ये साइन 75 का मान है। और साइन 15 का मान का है तो याद रखना √3 - 1/2 होता है। बस यही ध्यान रखना है, बस प्लस माइनस को जोड़ देना। जब जोड़ेंगे तो इसे एक से एक कट गया तो कितना हो जाएगा 2√3। इसका एलसीएम होगा तो एलसीएम होगा 2√2 तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया √2/√3, यही ना। हाँ तो इसको हम डायरेक्टली एक को रूट दे देंगे, 3/2 लिख देंगे, दोनों रूटे में है इसलिए। आगे समझे, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये। तो ये ध्यान रखना है कि साइन 75 का मान क्या होता है और साइन 15 का मान क्या होता है। अब एग्जैक्ट वैल्यू मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न, तो ये तो सबसे बड़ी निकालने, सबसे छोटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पहले 15 छक्का 90, 11 पचे 55, छोटा कौन हुआ है, छोटा इधर वाला हुआ, तो इधर वाला इसका मतलब 11/15 छोटा है, 11/15 छोटा है। अब 11/15 से इसको करेंगे, 11 सते 77 और 15 चौका 60, छोटा किधर है इधर वाला, तो 4/7 छोटा हुआ, कौन हुआ 4/7। अभी दोनों का करेंगे तो 13 चौका 52 और 7 पचे 35, छोटा कौन हुआ इधर वाला, इसका मतलब सबसे छोटा 5/13 है, कौन है, तो छोटका तो हम पहचान लिए कि 5/13 सबसे छोटा है। अब बड़ा पहचानेंगे, किसको पहचानेंगे, ठीक है 5/13, 5/13 तो छोटा हो गया सबसे छोटा। अब यहाँ देखो इसमें ये दोनों को तो हम पहले भी किए थे, तो छोटा कौन आया था, ये तो बड़ा ही है। अब इस 6/5 से हम 4/7 को करेंगे, 6/5 से 4/7 को, तो 6 सते 42 और 6 चौक 24, कौन बड़ा हुआ 5 का 20, सॉरी 5 का 20, तब भी बड़ा यही ना हुआ 6/5। अब 6/5 से हम देखेंगे किसको, 5/13 ऑलरेडी सबसे छोटा है तो उसको करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है एगो 6/5 हो गया, एगो 5/13 हो, ये दोनों को जोड़ देना है, 13 पचे 65 और यहाँ 13 छक्का 78 हो जाएगा और 13 पचे 65 तो 25 हो जाएगा। जोड़ दो इसको, कितना आएगा 103/65, 103/65 दिया है, आगे ना समझे। चलो दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का योग और अंतर दिया गया है, मतलब एच एगो एल दिया है, एलसीएम और एचसीएफ योग दिया है पहले, एल और एच का योग कितना है 512 और एल और एच का घटाव कितना है 496, एल एच निकाल देंगे हम 496। अब यहाँ पे एक इसे ही कट गया, 2l बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 2l बराबर हाँ यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ घटेगा नहीं क्योंकि यहाँ दोनों 1008 हो गया। अब 1008 को 2 से भाग कर देंगे तो 504, 504 कथी है एचसीएफ, 504 क्या है एचसीएफ। एलसीएम निकालने के लिए हमको पता है कि एलसीएम निकालना है, तो अब ये देखो दोनों को जोड़ कर 512 है, तो जब जोड़ के 512 है, एगो का 504 है तो दूसरा कितना रहा होगा, कितना जोड़ा होगा 8 है ना जोड़ा होगा, तो इसका मतलब एच क्या है 8। अब हमको पता होता है कि हम पढ़े हुए हैं शुरू से 10वें से पढ़ते आ रहे हैं कि एचसीएफ एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है एचसीएफ अब बटे दूसरी संख्या होता है, ऐसा पढ़े, या पहली संख्या होता है, तो पहली संख्या दिया हुआ है 72, 72 से भाग कर देंगे, एचसीएफ आया है, एलसीएम आया 504 गुने 8 बटे 72, 8 नमा 72, 9 से काट देंगे 9, 9 पचे 45, 9 छक 56 आ गया, क्या गया 56, आगे ना समझे। तो इस तरह से ध्यान रखना। चलो 216 के विषम भाजकों का योग पूछा है,
पहले 216 का जब फैक्टर तुम करोगे तो इसमें आएगा क्या क्या, पहले देख लो। 216 2 से काटेंगे तो 100, 2 से काटेंगे तो 54, 2 से काटेंगे तो 27, 3 से काटेंगे तो 9, 3 से काटेंगे तो अर्थात 3, यही ना। तो विषम भाजकों का योगफल निकालना, तो विषम 3 3 3 तीने को 3 है जो विषम है, ठीक है। इसी का योग निकालना है, तो एगो पावर 0 हो जाएगा, एगो पावर 1 हो जाएगा, एगो पावर 2, एगो पावर 2 हो जाएगा। 0 1 2 जोड़ो तो कितना आएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। कितना आएगा, 1 4 5 13। विषम भाजकों 0 0 होगा, 1 होगा और 3 होगा, 3 होगा। पावर कितना आंसर दिया है इसका, क्या नंबर है, 94। जीरो 1 2 3, 3 की पावर 3, 3 को 3 है। अच्छा 1 मिनट, एगो जो होगा 3 को 3 तो ऑलरेडी है ही है इसमें, ठीक है। 3 को 3 तो है ही, तो 3 को 3 रहेगा ना, तो 0 वाला को हम काउंट नहीं करते हैं। 0 वाला तो 1 होता है, तो एगो 3 के पावर 0 हो जाएगा। 4 को लिखना है, कितना लिखना है, एगो बढ़ा के लिखना है। 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 और 3 के पावर 3। अब जोड़ दो सबको, प्लस प्लस प्लस, तो कितने आ जाएंगे, 3 के पावर 0 का मतलब 1 हो गया, और 3 के पावर 1 का मतलब हो जाएगा 3, और 3 के पावर 2 का मतलब 9, और 3 के पावर 27। जोड़ो तो कितना आता है, 40 इसका आंसर होगा। कितना होगा, तो निकालने का तरीका विषम भाजक और समभाजक कहते तब भी उतना ही होता। समभाजक निकालते थे 2 के पावर 0 जोड़ 2 के पावर 1 जोड़ 2 के पावर 2 और जोड़ 2 के पावर 3, ठीक है। 2 के पावर 3, 3 को 2 है ना, तो 3 को 2 लिखा गया। अब इसको जोड़ो, 1 2 4 और 8, जोड़ो कितना आया, 3 4 7 8 15 आ गया ना। और टोटल अगर पूछता तो 15 + 40 होता, ठीक है। हाँ मतलब टोटल भाजकों का बोले, टोटल फैक्टरों का पूछता तो कितना हो जाता, जोड़ के हो जाता। आगे समझे, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ विषम का पूछा था इसलिए। 0 पावर होगा तो 1 है। हाँ पावर 0 जिसका भी होता है उसका वैल्यू 1 होता है। आगे समझिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इस तीनों को क्या कहे, विभाजित कर देता है। तो इसमें सबसे बड़ा 9 है, 9 से देख लेना, भाग दे के सब कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब इसको तुम जोड़ोगे तो 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब है कि 9 तो होगा ही नहीं। अब 8 उससे छोटा है, तो 8 से ई तो कटेगा नहीं, क्योंकि विषम संख्या है, तो ई होगा नहीं। तो इसका मतलब अब 7 है, और 7 से काट के देख लो, 7 से अगर सब कट रहा है वही आंसर तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। 7 से सब कटेगा, आंसर 7 होगा। क्लियर। अच्छा, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में वह 7 गुनी हो जाएगी। जब भी इस तरह का सवाल है कि बोला है कि दुगुना हो रहा है, 4 वर्ष में दुगुना हो रहा है, इसका मतलब है कि 100 रुपया का चीज 200 रुपया हो जा रहा है। दुगुना होने का मतलब यही नहीं हुआ, तो ब्याज कितना हुआ, 100 ब्याज हुआ। तो ब्याज हमको अगर पता है कि 100 रुपया ब्याज है, गुने 100 अब बटे मूलधन कितना है 100 रुपया, और गुने समय कितना है 4, तो दर नहीं आ जाएगा। रेट बराबर अभी ना हम बताए हैं कि ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने समय। तो इस तरह से 100 से 100 कट गया, 4 से काट दे 25%, कितना दर रहा होगा 25%। तो बोला है कि 25% दर से कितना वर्ष में 7 गुना हो जाएगा, कितना वर्ष में 7 गुना हो जाएगा। तो 7 गुना होने का मतलब है कि 600 उसका ब्याज होगा। जैसे कोई 100 की राशि 700 हो गया, इसका मतलब क्या है कि 600 उसका ब्याज हुआ तभी तो 700 हुआ। तो 700 हुआ, इसका मतलब 600 ब्याज हो गया, लेकिन कितने परसेंट पर, 25% पर। कितना परसेंट पर, 25% पर। कितना वर्ष में, तो आप वर्ष निकाल लेंगे। वर्ष निकालने का तरीका होता है कि वर्ष निकालने का तरीका भी वैसे 600 गुने 100 अब बटे 100 रुपया मूलधन है और दर कितना है 25%। तो 100 से 100 कट गया, 25 से क्या मरतबे कटेगा, 24 मरतबे, 24 वर्ष में 7 गुना हो जाएगा। आगे समझे, पहले क्या करना है, दर निकालना है, और जो दर आएगा
सिंपल भाषा में दर निकालने का तरीका क्या है, ये देखना है कि दुगुना हो रहा है ना, तो 2 गुना जब हो रहा है तो इसका मतलब है कि 100 रुपया उसका ब्याज होगा। तो 100 डायरेक्ट 100/4 कर लेना, कुछ भी नहीं करना, 100/4 जितना ब्याज है ना 100/4 काट देंगे, 25 आ गया। कितना गया? 25। अब 25 हो रहा है तो सिंपल भाषा में यहाँ कितना गुना हो रहा है? 7 गुना, तो इसका मतलब 600 होगा। 600/25 कर लेना। क्या कर लेना? वर्ष निकालना है तो 600/25 काट देंगे तो कितना आ गया? 24। आगे समझ में? तो इस तरह से ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं करना है, मतलब सारा झंझट छोड़ो, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। दुगुना हो रहा है तो 100 रुपया हुआ, तो 100 रुपया ब्याज हुआ, 100/4 हो गया, ये 25% आंसर मतलब दर आ गया। अब उसके बाद बोला है कि 7 गुना होना है, तो 7 गुना होना है तो कितना परसेंट से? 25% से। तो अब 7 गुना होना है तो 600 होगा, 600/25 कर दो। आगे समझे? चलो यहां देखो, एक कार्य X पुरुष 15 दिनों में कर सकते हैं, 3 दिन बाद 10 और पुरुष उसके साथ जुड़ गए, तो शेष कार्य 8 दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो X का मान क्या है? मतलब X आदमी है, 15 दिन में काम हो जाता है, लेकिन क्या हुआ कि 3 दिन बाद, 3 दिन के बाद, ठीक है, 3 दिन के बाद क्या हुआ कि अब जो है 3 दिन के बाद, यानी काम 3 दिन हो गए हुए हैं, अब 3 दिन काम हो गए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 दिन बच गया, 12 दिन बच गया ना। तो 12 दिन जो काम, 12 दिन में जो काम होना है वो 10 पुरुष और बढ़ गए, मतलब 10 पुरुष क्या हो गए? और बढ़ गए। तो 10 पुरुष बढ़ गए, इसका मतलब क्या हो गया कि पहले से कितने थे? X, तो X + 10 हो जाएगा, होगा ना, X + 10, शेष काम 8 दिन में पूरा हो गया। 1 मिनट, सॉरी, ऐसे नहीं होगा। बोला है X पुरुष 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, X पुरुष है जो 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 3 दिन बाद 10 पुरुष उसके साथ जुड़ गए, 10 पुरुष और आ गए, तो कार्य कितना हो गया? शेष 8 दिन में पूरा हो गए। अर्थात कहने का मतलब है कि X + 10 8 दिन में कर लेता है, X + 10 जो है ना कितने दिन में कर लेता है? 8 दिन में, ठीक है। X + 10 कितने दिन में कर लेता है? 8 दिन में। वही X कितने दिन में कर लेता है? 12 दिन में। X कितने दिन में कर लेता है? अब 12 दिन कैसे? क्योंकि 3 दिन बीत चुका है, 3 दिन बीत चुका है ना, नहीं 15 दिन पहले था तो 3 दिन बीत चुका है, तो 12 दिन बचा, तो 12 दिन में कर लेते हैं। X 12 दिन में जब कर लेते हैं, 3 दिन बाद एक वो 12 दिन में कर लेगा ना, तो इस अब ये दोनों को बराबर कर लेंगे। अब बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 8x + 80, 8x + 80। अब ये 8x इधर आ जाएगा तो 4x होगा, 4x होगा, कितना हो जाएगा? 80, 4x 80 ना होगा, हाँ, तो 20 आ जाएगा x का वैल्यू। अब x की वैल्यू ही तो पूछा है कि x का मान क्या है, तो 20 है, x का मान क्या है? आगे ना समझे? तो एक बार फिर से समझ लो, इसको बोला है कि x लोग है 15 दिन में कर लेगा, लेकिन 3 दिन काम सभे कर लिया, जो X लोग था वो 3 दिन काम कर लिया, तो अब कितना दिन उसको करना बाकी है? 12 दिन, यानी 12 दिन में X लोग करेंगे, 12 दिन में X लोग करेंगे, लेकिन क्या हुआ? 10 लोग बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया? तो 10 लोग बढ़ाने के कारण 8 दिन में काम खत्म हो गया। 8 दिन के 12 दिन करता, लेकिन 10 लोग बढ़ने के कारण 8 दिन में खत्म। तो 10 लोग बढ़ने का मतलब है X में 10 बढ़ गया, और काम कितने दिन में खत्म हो रहा है? 8 दिन में। दोनों हो गए बराबर। अब बराबर हो गए तो इसको निकाल दो,